नमस्ते, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा हूं। पिछले वीडियो में हमने क्रिकेट में होने वाली शोल्डर इंजरीज को बेसिक लेवल पर समझा था। आज हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, खासतौर पे जीआईआरडी, स्लैप और रोटेटर कफ इंजरीज के बारे में, जो अक्सर गेंदबाजों को परेशान करती हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन के इस अगले वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कंधे में लगने वाली चोटों के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीआईआरडी, एक स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें हमारा जो कंधा होता है वो अंदर की तरफ कम मुड़ने लगता है। रोटेटर कफ टियर के बारे में, मतलब कंधे की मांसपेशी में लगने वाली चोट के बारे में, और स्लैप टियर के बारे में। ये तीनों किस्म की चोटें बॉलर्स में बहुत कॉमनली पाई जाती हैं और पहले की वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हमने काफ़ी एआई से रिलेटेड टूल्स का उपयोग किया है जिससे कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक तरीके से समझ पाएं। अगले वीडियो में, इस वीडियो के बाद आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉलिंग बायोमैकेनिक्स के बारे में। क्या फ्रंट ऑन एक्शन होता है, क्या साइड ऑन एक्शन होता है और किस तरह के एक्शन में क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो हमारे साथ में बने रहिए और इस क्रिकेट स्पोर्ट्स मेडिसिन सीरीज का आनंद लीजिए। आपको इस बारे में यदि कोई सुझाव देना है या कोई कमेंट करना है तो आप सभी का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में इस बारे में लिख के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ जानकारी और जागरूकता के लिए है। कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा एक स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोफेशनल या स्पोर्ट्स रिहैब स्पेशलिस्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ आम अनुभवों से बात शुरू करते हैं। क्या बॉलिंग के बाद कंधे में एक जकड़न सी महसूस होती है? क्या ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग की स्पीड पहले जैसी नहीं रही, थोड़ी कम हो गई है? या फिर बॉलिंग एक्शन के दौरान जब हाथ गेंद फेंकने के लिए एकदम पीछे जाता है, उस लेट कॉकिंग फेज में दर्द महसूस होता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो हो सकता है ये सिर्फ मामूली थकान ना हो। ये जीआरडी या फिर लेब्रम पर पड़ रहे तनाव का एक शुरुआती सिग्नल भी हो सकता है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि कंधे के आम दर्द के अलावा और क्या हो सकता है। फिर गेंदबाजों से जुड़े 3 बड़े मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। इसके बाद हम कंधे को मजबूत बनाने के लिए एक स्ट्रेंथ प्लान और उसकी मोबिलिटी के लिए एक प्लान पर बात करेंगे। और आखिर में ये जानेंगे कि एक्सपर्ट की मदद कब लेनी चाहिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और इस दर्द के पीछे के क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। वो कौन सी 3 मुख्य वजह हैं जो गेंदबाजों के कंधे में दर्द पैदा करती हैं? सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन है जीड, यानी ग्लेनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिसिट। देखिए, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉलिंग करने वाले कंधे के अंदर की तरफ घूमने की क्षमता, जिसे हम इंटरनल रोटेशन कहते हैं, वो कम हो जाती है। होता यह है कि बार बार एक ही तरह की बॉलिंग मूवमेंट से कंधे के पीछे की मांसपेशियां और कैप्सूल धीरे धीरे टाइट हो जाते हैं। अब जीआईआरडी को लेकर एक नंबर बहुत जरूरी है और वो है 20 डिग्री। अगर बॉलिंग वाले हाथ के इंटरनल रोटेशन और दूसरे हाथ के इंटरनल रोटेशन में 20 डिग्री से ज्यादा का फर्क आ जाए तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। क्यों? क्योंकि इससे कंधे का पूरा बायोमैकेनिक्स यानी उसके काम करने का तरीका बदल जाता है। जॉइंट का सेंटर अपनी जगह से थोड़ा हट जाता है और इसका सीधा असर लेब्रम और रोटेटर कफ पर पड़ता है, जिन पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आने लगता है और यहीं से दूसरी इंजरीज का रास्ता खुलता है। और ये स्ट्रेस हमें हमारी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम तक ले आता है, स्लैप लीजन। अब ये लेब्रम क्या है? ये कंधे के सॉकेट के किनारे पर एक मजबूत कार्टिलेज की रिंग होती है जो जॉइंट को स्टेबल रखने में मदद करती है, बिल्कुल एक गैस्केट की तरह। और स्लैप टियर का मतलब है इसी लेब्रम के ऊपरी हिस्से में कोई चोट या टियर हो जाना। तो ये SLAP लीजन होता कैसे है? जब गेंदबाज का हाथ बॉलिंग के लिए पूरी तरह पीछे जाता है तो बाइसेप्स का जो टेंडन है वो लेब्रम से जुड़ा होता है। इस मूवमेंट से टेंडन पर एक जबरदस्त खिंचाव आता है जो लेब्रम को हड्डी से ऐसे खींचता है जैसे कोई छिलका उतर रहा हो। इसे ही हम पील बैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसके लक्षण होते हैं कंधे के अंदर बहुत गहरा दर्द होना, एक क्लिक की आवाज आना और बॉलिंग स्पीड का घट जाना। और तीसरी बड़ी समस्या रोटेटर कफ से जुड़ी है। पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, रोटेटर कफ का हर दर्द टियर नहीं होता। एक होती है टेंडिनोपैथी, जिसमें टेंडेंस में सूजन आ जाती है या वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं जिससे दर्द होता है। दूसरी तरफ टियर का मतलब है कि टेंडन के टिश्यू में वाकई में एक टूट फूट हो गई है। इसमें दर्द के साथ साथ कंधे में काफी कमजोरी भी महसूस हो सकती है। तो हमने इस समस्याओं को तो काफी हद तक समझ लिया है। अब चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि एक मजबूत और रेजिलिएंट कंधा कैसे बनाया जा सकता है।
देखिए, कंधे को चोट से बचाने का जो पूरा फलसफा है वो सिर्फ पावर लिफ्टिंग या भारी वजन उठाने का नहीं है। असल मकसद है कफ कंट्रोल और स्कैपुलर रिदम को बेहतर बनाना। मतलब मांसपेशियों पर आपका पूरा कंट्रोल हो और कंधे के ब्लेड की मूवमेंट सही तालमेल में हो। किसी भी अच्छे रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम के ये 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, ताकत से ज्यादा कंट्रोल पर फोकस करें, हर मूवमेंट धीमी और आराम से होनी चाहिए। दूसरा, स्लो इसेंट्रिक फोकस। इसका मतलब है जब आप वजन को नीचे ला रहे हैं तो उसे झटके से छोड़ने के बजाय धीरे धीरे कंट्रोल के साथ नीचे लाएं। और तीसरा, स्कैपुलर स्टेबिलिटी। मतलब ये सुनिश्चित करना कि हर मूवमेंट के लिए आपका शोल्डर ब्लेड एक मजबूत बेस दे। तो हमें किन मसल्स पर फोकस करना है? गेंदबाजों के लिए एक्सटर्नल रोटेशन की मसल्स को मजबूत करना सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही वो मसल्स हैं जो गेंद फेंकने के बाद हाथ की रफ्तार को कंट्रोल में और सुरक्षित तरीके से धीमा करती हैं। इसके साथ ही एक बैलेंस बनाने के लिए इंटरनल रोटेशन पर काम करना, पूरे कंधे को सपोर्ट देने के लिए पोस्टीरियर शोल्डर पर काम करना और कंधे की नींव यानी स्कैपुलर स्टेबलाइजर्स को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ मजबूती से बात नहीं बनेगी। अगर कंधे में पूरी मूवमेंट ही नहीं है तो वो मजबूती भी किसी काम की नहीं। तो अब हम बात करेंगे कंधे की पूरी रेंज ऑफ मोशन को वापस पाने की। गर्दन और कंधे के पिछले हिस्से की जकड़न के लिए सबसे कारगर स्ट्रेच में से एक है स्लीपर स्ट्रेच, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अलावा क्रॉस बॉडी स्ट्रेच भी बहुत फायदेमंद होता है। पर एक बात हमेशा याद रखें, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। कोई भी स्ट्रेच करने से पहले एक स्पेशलिस्ट से सलाह जरूर लें। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। हमारा मकसद सिर्फ इंटरनल रोटेशन को बढ़ाना नहीं है, असल गोल है टोटल रोटेशनल मोशन यानी TRM को बैलेंस करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी का इंटरनल रोटेशन थोड़ा कम है लेकिन एक्सटर्नल रोटेशन थोड़ा ज्यादा है तो कुल मिलाकर एक बैलेंस बना रहता है। हमें इसी टोटल बैलेंस को दोनों कंधों में बराबर रखना है। रोकथाम और एक्सरसाइज बहुत अहम है, पर यह जानना भी इतना ही जरूरी है कि वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जब हमें एक प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। अगर दर्द 2-3 हफ्तों से ज्यादा बना हुआ है, अगर रात में दर्द की वजह से नींद टूट रही है, कंधे से कोई क्लिक या पॉप की आवाज आ रही है, कंधे में कमजोरी महसूस हो रही है या बॉलिंग परफॉर्मेंस पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। यह समय है एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिलने का। और एक स्पेशलिस्ट के पास जाने का मतलब हमेशा सर्जरी नहीं होता। मैं खुद एक सर्जन हूं, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा एक सही तरीके से बनाया गया रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ही होता है। ज्यादातर मामलों में सही एक्सरसाइज और रिहैब से ही प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो आज हमने जो कुछ भी समझा उसे अपनी ट्रेनिंग में कैसे शामिल करें, ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। आप स्ट्रेंथ और मोबिलिटी के इन सिद्धांतों को अपने वार्म अप और कूल डाउन रूटीन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं ताकि आपका कंधा मजबूत रहे और आप लंबे समय तक बिना चोट के खेल सकें।